हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट सोशल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है कि किसानों के कब्जा अधिकारों पर जमींदारी आक्रमण के विरुद्ध किसान शिकायतों को प्रेरित करने के क्रम में किसने बिहार में किसान सभा आंदोलन आरंभ किया था। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो है बिहार में किसान सभा आंदोलन जो है तो किसने आरंभ किया था। तो आइए देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महात्मा गांधी ने। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव ने। या फिर ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण ने। या नेक्स्ट है यानी ऑप्शन नंबर डी है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो देखिएगा इसमें कि किसानों के कब्जा अधिकारों पर जमींदारी आक्रमण के विरुद्ध किसान शिकायतों को प्रेरित करने के क्रम में तो किसान सभा आंदोलन का आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने बिहार में किस स्थान पर प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया था। तो प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना जो है गांधी जी ने बिहार में कहाँ पर किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बरहरवा लखन सेन ग्राम में। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन देखिएगा भितहारवा में। या नेक्स्ट वाला ऑप्शन है मधुबनी में या फिर साबरमती में। तो देखिएगा कि गांधी जी ने बिहार में पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो गांधी जी ने बिहार में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया था इन्होंने पश्चिम चंपारण की भितहरवा गांव में। कौन से गांव में? तो पश्चिम चंपारण की भितहरवा गांव में। और इसे गांधी जी ने किया था 1917 में। सो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल की कायथा संस्कृति के लिए निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पर्याप्त था। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राजस्थान। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। सी है कश्मीर घाटी तथा ऑप्शन नंबर डी है मालवा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल की कायथा संस्कृति के लिए तो निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पर्याप्त था। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है तो कायथा संस्कृत के लिए ये क्षेत्र जो था तो ये भौगोलिक क्षेत्र पर्याप्त था। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो गजनी में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाले ऐसे कौन से शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अल्पतगिन। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है सुबुक्तगीन महमूद या फिर मसूद द्वितीय। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी में एक विश्वविद्यालय की का निर्माण कराया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनबी ने। यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, वेद भाषा भूमिका किसने लिखी थी। वेद भाषा भूमिका पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखित ये भूमिका है। तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा या फिर विवेकानंद ने लिखा था, लाला लाजपत राय ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो देखिए कि वेद भाषा भूमिका जो है तो इसे लिखा है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेद भाषा भूमिका लिखा है और इसे लिखा है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इन्होंने इसे लिखा था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को फिरदौस मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। तो फिरदौस मंजिल के नाम से पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिनको हम फिरदौस मंजिल के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है जहांदर शाह को। उसके बाद सेकंड है शाह आलम द्वितीय को या फिर फर्रुखसियार को या फिर अहमद शाह अब्दाली को। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसे जो है फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, फिरदौस मंजिल के नाम से जाने वाले मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अकबर ने गुजरात की विजय को स्मरणीय बनाने के लिए किस स्मारक का निर्माण किया था। तो बताइएगा कि अकबर ने गुजरात की विजय को स्मरणीय बनाने के लिए तो किस स्मारक का निर्माण किया था। तो देखिएगा हाथी पोल आगरा का, या बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, या शाह बुर्ज आगरा, या फिर अकबरी दरवाज़ा आगरा। तो देखिए कि अकबर ने गुजरात की विजय को स्मरणीय बनाने के लिए तो इन्होंने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान एक टंका डाट डाट का बना होता था, यानी एक टंका जो है तो कितने जीतल का बना होता था अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान में। तो 50 जीतल का, या 49 जीतल का, या फिर 48 जीतल का, या फिर 47 जीतल का। तो देखिए कि अलाउद्दीन के शासनकाल में एक टंका जो बना होता था तो ये बना होता था 48 जीतल, यानी कि 48 जीतल तांबे के सिक्के के बराबर बना होता था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव डाट डाट के सामंत थे। तो देवगिरी के यादव पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के सामंत थे। तो ए वाला ऑप्शन है पूर्वी चालुक्य के सामंत थे, या फिर बी है राष्ट्रकूट के, या सी है होयसल के, या देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कल्याणी के चालुक्य के। तो देखिएगा कि देवगिरी के यादव जो थे तो ये थे कल्याणी के चालुक्य के सामंत थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन चलिए करिएगा। अगला वाला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 1920 को चुने गए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब बताइएगा कि 31 अक्टूबर 1920 को चुने गए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है कि पहले अध्यक्ष जो थे तो वो कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वी गिरी, बी है महात्मा गांधी, सी है लाला लाजपत राय, तथा ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए इसमें कि 31 अक्टूबर 1920 को चुने गए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। किस चीज़ की स्थापना। तो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारतीय मजदूर वर्ग का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना, और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सो सी इज राइट आंसर। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि द्वितीय युद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय युद्ध संगीत का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि किसके राज्यकाल में हुआ था, शिशुनाग के, या फिर बी है महापद्मानंद के, कालाशोक के, या फिर उदयभद्र के। तो देखिएगा कि द्वितीय युद्ध संगीत का आयोजन जो है तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक। उसके बाद देखिए ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोंटफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य विशेषता नहीं है। तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि प्रांतीय द्विशासन कार्यकारी पार्षदों और लोकप्रिय मंत्रियों के साथ पेश किया गया था, या फिर प्रांतीय विधान परिषदों में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर एक जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना की गई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। तो बताइएगा इसमें कौन सा जो है सही उत्तर होगा।
तो देखिए कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा मोंटफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य विशेषता नहीं है। तो मुख्य विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। यानी ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है कि कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी। यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट है लॉर्ड बेंटिंक। तो लॉर्ड बेंटिंक के सामने दिया गया है बंगाल का विभाजन। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी स्थानीय स्वशासन। अब इसमें देखिएगा कि लॉर्ड बेंटिंक ने जो है तो सती प्रथा प्रतिबंध किया था, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद में है बी वाला देखिएगा तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्ययगत का सिद्धांत किया था तथा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन लागू किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। मैच कर लीजिएगा, पहले का तीसरा, उसके बाद में है दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा तथा चौथे का पहला, ये सही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो पहली बार पूछा जा रहा है कि भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार जो है तो किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है MN राय ने, सर स्टैटफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है या फिर महात्मा गांधी ने। देखिए भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार जो है तो इसे प्रस्तावित किया था MN राय ने। यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये विचार जो है तो ये विचार MN राय ने 1934 में प्रस्तावित किया था। अब आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवध के, बी है जगदीशपुर के, सी है बिट्ठूर के तथा डी है बैरकपुर के। तो देखिए कुंवर सिंह जो थे तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा आयोग है जो कि पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है बक्सी आयोग। उसके बाद देखिएगा सेकंड वाला मंडल आयोग या फिर हैवनूर आयोग या फिर शाह आयोग। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आयोग है जो कि पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाह आयोग। शाह आयोग जो है तो ये पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है और इसका गठन हुआ था 1977 में। किस चीज़ का गठन, तो शाह आयोग का गठन हुआ था 1977 में। तो ये किया गया था आपात के काल के दौरान इसे किया गया था। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो पंचशील का सिद्धांत पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा नहीं है। तो पारस्परिक अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उसके बाद सी है शांतिपूर्ण विचार व्यापार या फिर डी है समानता और सहयोग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक अनाक्रमण। यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन,
तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है, यानी किस अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है। तो वित्त आयोग के बारे में कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए वित्त आयोग के बारे में सही ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। तो देखिए पहला है अनुच्छेद 281 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग प्रदान करता है। उसके बाद बी है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सी है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार होती हैं। या फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन है ऑप्शन नंबर सी कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार होती हैं। ये कथन जो है सही नहीं है। अब आगे अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 67 संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद बी है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। सी है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन या उपराष्ट्रपति का कार्यालय। तो देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 67 ये संबंधित है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जनहित याचिका पिल जो है पहली बार कब पेश की गई थी। तो जनहित याचिका पिल पूछा जा रहा है कि पहली बार जो है इसे कब पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1980, 1985 या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा 1990 या फिर 1995। तो बताइएगा कि जनहित याचिका पिल जो है तो ये पहली बार कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में, यानी कि जनहित याचिका पिल जो है तो ये पहली बार पेश किया गया था 1980 में। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद ने 3 सूचियों के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच की शक्ति को विभाजित किया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275 या फिर अनुच्छेद 344। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस अनुच्छेद ने 3 सूचियों के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच की शक्ति को विभाजित किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके समर्थन की जरूरत है। तो अविश्वास प्रस्ताव को पूछा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके समर्थन की जरूरत होती है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 40 सदस्य के, 50 सदस्य के, 55 सदस्य के या फिर 60 सदस्य के। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव को जो है तो संसद के 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या फिर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में, या देखिए ऑप्शन नंबर सी है संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्य में या फिर लोकसभा के महासचिव के। तो देखिए कि लोकसभा सचिवालय जो है तो ये आता है लोकसभा के महासचिव के सीधे पर्यवेक्षक में आता है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में राजभत्ते का उन्मूलन प्रभावित हुआ था। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है 42वां संशोधन, उसके बाद में है
26वां संशोधन, 24वां संशोधन या फिर 36वां संशोधन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां संशोधन। और ये जो है 1971 में लागू हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का प्राथमिक लक्ष्य पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका लक्ष्य क्या था। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों को विनियमित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, या शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो देखिए कि विश्व व्यापार संगठन WTO का प्राथमिक लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों को विनियमित करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144 या फिर अनुच्छेद 142। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 144 कहता है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार स्वरक्षा के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी जाती है, यानी कि चार्टर एक्ट 25 के अनुसार जो है तो स्वरक्षा के लिए बल की अनुमति दी गई है, या केवल शांति प्रेमी राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं, या फिर अगला वाला है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं, या डी है कि चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तो देखिए इसमें कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट 25 के अनुसार जो है तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में पूछा जा रहा है कि राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान के? तो अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 12 में या अनुच्छेद 13 में? तो देखिएगा अनुच्छेद 12 में जो है ये राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी संविधान में जो है तो राज्य शब्द का उल्लेख इसे किया गया है आर्टिकल 12 में, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो स्थलाकृति है, तापमान है, या वर्षा है, या उपरोक्त सभी है? तो देखिए भारत में मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों कारक हो जाएंगे, यानी कि स्थलाकृति भी होगा, तापमान भी होगा और वर्षा भी होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि दो बायोम के बीच संक्रमण जोन कहलाता है। दो बायोम के बीच पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि दो बायोम के बीच जो है संक्रमण जोन क्या कहलाता है? इकोटोन, इकोटोप, जियोटोप या फिर बायोटोप? तो देखिए कि दो बायोम के बीच संक्रमण जोन होता है तो इसे कहा जाता है इकोटोन, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि गांधी ने वायसराय को अपनी कार्य योजना के बारे में सूचित किया था, या फिर गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा था, या वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया था, या उपरोक्त सभी? तो देखिए कि दांडी मार्च के दौरान जो है तो गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने जो है तो दांडी में नमक कानून तोड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो भारत अशांति का, युगांतर का, या फिर पूर्व की समस्याएं, या नया भारत। देखिए कि एनी बेसेंट ने जो है, तो एनी बेसेंट ने नया भारत यानी न्यू इंडिया का जो है प्रकाशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है कि वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, वे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, या उनका आसन्न भूभागों की जलवायु पर शीतलन प्रभाव पड़ता है, या वे ठंडे पानी के ऊपर उठने के कारण बनते हैं। तो देखिए गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कार्यालय की शपथ ग्रहण नहीं करता है, यानी ऐसे कौन है कि जो कि कार्यालय की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं तो ये कार्यालय की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री ये लोग करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो होते हैं तो ये कार्यालय की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है विजयवाड़ा, उसके बाद सेकंड है रावत भाटा, सी है नरोरा तथा डी है तारापुर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने साम्राज्य में न्याय के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो बताइएगा कि अशोक के साम्राज्य में न्याय के प्रशासन के लिए जो है तो किसे नियुक्त किया गया था। सरमन को, उपरिका को, राजुका को, या फिर कुमार आमत्य को। तो देखिए कि अशोक के साम्राज्य में न्याय के प्रशासन के लिए जो है तो राजुका को नियुक्त किया गया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने अपने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका जोड़ने की प्रथा चलाई थी। यानी ऐसे कौन से चोल राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका जोड़ने की प्रथा चलाई थी। तो बताइएगा सुंदर चोल ने, उत्तम चोल ने, या फिर राजराज चोल ने, या राजेंद्र चोल ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज चोल ने जो है तो अपने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका जोड़ने की प्रथा चलाई थी। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी सीई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो बताइएगा कि 5वीं शताब्दी सीई के दौरान जो है तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। फाहियान, इतसिंग, हेनसांग, या फिर देखिए अगला वाला ऑप्शन है हुएली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। अब चलिए देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं कि इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। यानी ऐसा कौन सा कारण था कि जो कि आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बन गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे, या फिर आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं करते थे, या ऑप्शन नंबर सी है कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था, या ऑप्शन नंबर डी है कि अंग्रेज आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजातीय क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण जो बना था तो वो बना था कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया गया था।
यानी अंग्रेज़ों ने जो है तो उनकी पूरी रोजी रोटी ही छीन ली थी। यही विद्रोह का कारण बन गया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।